चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, थ्योरी जो है वो हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेब डिज़ाइनिंग की, ठीक है। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। तो हमारे पास एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेब डिजाइनिंग के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, और डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कौन कौन सी हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं और वो जो है वो यूज होती हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले जिसका जो फेस होता है, वो फेस होता है। अगर मैं यहाँ पे फेस बात करूँ तो फेज होता है डिजाइनिंग का, ठीक है। अब इस फेज में जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो डिजाइनर है वो जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, आप उसमें जो है वो फिग्मा यूज करते हो, और या फिर आप जो है वो एडोबी एक्सडी यूज करते हो, ठीक है। ये आपका डिजाइनिंग का पहला फेज होता है, जहाँ पे आप जो है अपना प्रोटो प्रोटोटाइपिंग डिजाइनिंग जो है वो बनाते हैं, कि आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली पहले पेज के अंदर। एक सेकंड, स्टूडेंट आ रहा है। अच्छा, तो फेज वन के अंदर हमने जैसे समझा कि जब एक डिजाइनर होता है, वो फिग्मा यूज कर सकता है, एडोबी एक्सडी को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और एक कंप्लीटली प्रोटोटाइप डिजाइनिंग जो है वो बन के जो है वो आती है। अब इसमें होता ये है कि हमें एक आइडिया हो जाता है, या क्लाइंट को एक आइडिया हो जाता है, बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से नजर आएगी। जब हम इसको डिजाइनिंग डेवलपमेंट फेज के ऊपर जाएंगे, तो हमारी बेसिकली वेबसाइट जो है वो किस तरीके से जो है नजर आएगी, किस तरीके से रिस्पॉन्सिव होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका फिग्मा के अंदर या एडोब एक्सडी के अंदर होता है। बेसिकली ये एक ग्राफिक डिजाइनर जो है उस फील्ड में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ताल्लुक हमारा वेब डिजाइनिंग में ही है डेफिनेटली, लेकिन इसका ताल्लुक आप अगर जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। आप जो है ये सारा काम जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो पहला फेस हमारा ये होता है। फिर एक फेस आता है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास फेस आता है फ्रंट एंड का। अब ये जो फेस होता है फ्रंट एंड डेवलपिंग का, ठीक है, यहाँ पे इसको, ठीक है, ये हमारा एक फेस होता है, ठीक है। यहाँ से काम बेसिकली हमारा एज अ कोडर जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर अब यहाँ पे बात करें तो किन लैंग्वेजेस के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे। जब हमें अगर पेज बनाना है तो पेज बनाने के लिए जो पहली वेबसाइट पहली जो लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी होती है वो आपकी होती है HTML, ठीक है। और उसके साथ अगर आप डिजाइनिंग भी करते हो तो उसके लिए आप CSS का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेस लैंग्वेजेस हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ जब आप ये काम कर लेते हैं तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए वेबसाइट को, ठीक है, यूजर के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए जो है वो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, और या फिर हम उसकी जेक्यूरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी के बारे में भी बताया था, और ये लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और लैंग्वेजेस है जावास्क्रिप्ट की, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसे हम कहते हैं रिएक्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये
सारी चीजें हमारी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा नहीं है रिएक्ट, ठीक है। हम ये इसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फ्रंट एंड के अंदर जो है कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये हरगिज नहीं है कि हम इसको रिएक्ट को जो है आगे पढ़ेंगे। रिएक्ट हम जो है वो नहीं पढ़ेंगे, हमारी कोर्स ऑनलाइन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये फ्रंट एंड के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो फेस में अगर आप फ्रंट एंड के ऊपर बात करो तो HTML एंड CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक HTML, इसमें भी एक फ्रेमवर्क आता है हमारे पास यहाँ पे, फ्रेम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे बूट स्ट्रैप यूज कर सकते हैं, ये बेसिकली CSS का है। बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होता है, आपके काम को, वर्क फ्लो को जो है वो फास्ट कर देता है, आसान कर देता है। और अगर आप जो है एक दिन में वो काम करना है तो आपको वो कुछ घंटों में काम आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क हम सीखेंगे। रिएक्ट के साथ भी एक फ्रेमवर्क चलता है, HTML CSS का ही है। अगर आप रिएक्ट को इस्तेमाल करते हो तो वहां पे भी हम जो है वो एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो HTML CSS का होता है। वो होता है आपके पास टेलविंड, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा इन है मॉडर्न, उसके अंदर टेलविंड जो फ्रेमवर्क है वो हम बहुत ज्यादा इसको जो है वो यूज करते हैं। लेकिन ये उस वक्त यूज करते हैं जब हम अगर रिएक्ट का भी रिएक्ट फ्रेमवर्क भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर हम टेलविंड के साथ जाते हैं, अदरवाइज हम HTML CSS और बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। ये फेस हो गया आपका, जो है वो फ्रंट एंड वाला फेस हो गया। इसके बाद आपके पास फेस आता है बैक एंड। अच्छा, अगर हम बैक एंड के ऊपर जाएं तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं इसके अंदर। आप हमारे कोर्स में जो है वो PHP है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है फिर MySQL एक डेटाबेस जो है वो हम सीखेंगे, ठीक है। बैक एंड के ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक एंड के ऊपर से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे लॉगिन सिस्टम बनाना है, ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि हर बंदा जो है मेरी वेबसाइट को यूज ना कर सके, तो सिर्फ जो मैं एक स्पेसिफिक लोगों को जो है वो मैं जो है अलाउ करना चाहता हूँ, तो उस वक्त वहाँ पे आप जो है वो PHP और MySQL का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक है। अब फेसबुक के ऊपर क्या है कि आप जब एक आईडी वहां पे साइन अप करते हो, साइन अप के बाद जब आप साइन इन करते हैं तो वहां पे आप ही की जो है वो, अब वहां पे प्राइवेसी है कि यानी कि आपने जो चीजें शेयर करी हुई हैं, आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो सिर्फ आप ही को नजर आती है, ठीक है, किसी और को नजर नहीं आती। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गई है, ठीक है, कि हर कोई आपकी चीजों को नहीं देख सकता, तो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इस टाइप के काम में जो है बैक एंड जो है वो बैक एंड लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है, जिसमें हम PHP और MySQL का इस्तेमाल कर सकते हैं। ASP.NET का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास पाइथन है, ठीक है, पाइथन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पाइथन ठीक है। पाइथन एक लैंग्वेज हमारे पास जो है ये मेजर है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं जो हम बात कर रहे हैं। और एक होती है जावा। अच्छा, जावा और जावा स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा फर्क है, डिफरेंस है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो है बेसिकली फ्रंट एंड में काम आती है, और ये जो जावा होती है बेसिकली आपके बैक एंड के ऊपर काम करती है। तो दोनों के काम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारे फेसेस आपके जो हैं वो मैंने आपको बताया कि आप फ्रंट एंड के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल करोगे, बैक एंड के अंदर जो है वो आप इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं अ, जिसे हम कहते हैं मिड इन डेवलपर, ठीक है। मिड इन डेवलपर्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं,
अच्छा, एक मेड इन स्टैक डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको मेड इन का मतलब यहाँ पे होता है जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, ये सारी चीजें आपको अगर आती हैं तो देखें, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मिड इन स्टैक में बैक एंड के ऊपर ही आ जाता है ये भी, ठीक है। इसी के अंदर आप अगर चाहते हैं कि मैं एडवांस लेवल के ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके एडवांस लेवल में आप जो है वो मिड इन स्टैक डेवलपर आ जाता है, ठीक है, डेवलपर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एम फॉर, जैसे कि आपको बताया, मंगो डीबी आ जाता है, मंगो डीबी, ठीक है। मंगो डीबी एम फॉर जो होता है वो होता है मंगो डीबी, ठीक है। ई से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक्सप्रेस है, ठीक है। और आर से यहाँ पे रिएक्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एन होता है, ठीक है। एन फॉर आपके पास यहाँ पे नोड जेएस होता है, ठीक है। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप जो है वो एक मिड इन या फुल स्टैक डेवलपर जो है वो आप कहलाते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिड, यानी कि ये चीजें तो आपको आती ही आती हैं, इसके साथ साथ फिर आपको ये भी आ जाता है, तो आप एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर जो है वो आप बन जाते हैं, ठीक है। ये एक कंप्लीट पैकेज होता है, ठीक है। अब इस डेवलपर की जो सैलरी होती है, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए जो है वो उसकी सैलरी होती है, ठीक है। तो ये सारा एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है वो समझाया कि भाई पहला फेज क्या कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड फेज कौन सा होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अब इसके अंदर हमें कुछ और चीजें भी समझना जरूरी है। वो क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम जो है, अब हमें यहाँ पे जरूरी है कि भाई अब हमने वेबसाइट तो बना ली, अब इसको जो है वो हम कहाँ पे पब्लिश करते हैं, कहाँ पे हम लाइव कर सकते हैं। देखें, उसके लिए हमें किसी भी वेबसाइट को जब हम कंप्लीटली बना लेते हैं तो उसको पब्लिश भी करना जरूरी है। तो पब्लिश हम कहाँ पे करते हैं, पब्लिश के लिए हमें दो चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एक हमें होता है डोमेन, ठीक है, और एक होती है हमें होस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे समझें पहले कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन से समझने से पहले आपको यूआरएल समझना जरूरी, ठीक है। व्हाट इज यूआरएल, ठीक है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल, सॉरी यूनिवर्सल बोला, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है। ये आपका जो है वो यूआरएल होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसको समझाऊं, एक सेकंड। अगर ये जो है वो किसी और के पास डोमेन अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है, कोशिश करोगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा ऑलरेडी ये परचेज हुआ हुआ है, ठीक है, आप उसको खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक यूनिक होता है, ठीक है। अब जैसे कि google.com है तो वो गूगल और कोई और नहीं खरीद सकता, सिर्फ गूगल के ही कंपनी के ही पास वो अलाउड हुआ हुआ है, ठीक है। नहीं, वेबसाइट के, हाँ, जो मेन यहाँ पे सेंटर पार्ट होता है आपका, उसे हम डोमेन कहते हैं। इसको मैंने तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ आए तो ये जो डॉट कॉम है, बेसिकली जो डॉट कॉम है वो आपका जो है इसे हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, बेसिकली टॉप लेवल का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास टॉप लेवल डोमेन में हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर मैं डॉट कॉम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कोई बिजनेस की वेबसाइट है, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल मैं डॉट कॉम यूज कर सकता हूँ। मैं जब भी कोई रजिस्टर करूंगा, अगर मेरा कोई बिजनेस है, तो उसमें जो मैं डोमेन जब रजिस्टर करने जाऊंगा तो वो डॉट कॉम में रजिस्टर करने जाऊंगा। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक और टॉप लेवल डोमेन होता है जिसे हम डॉट नेट कहते हैं। इसको जो है बेसिकली जो नेटवर्क वाले हैं, नेटवर्क से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उसको डॉट नेट वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेटवर्क से जो भी इनके बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, वो डॉट नेट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है ORG। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उसको यूज करती हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चीपा, ठीक है, ईजी, ठीक है। तो ये बेसिकली वेलफेयर काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर काम करते हैं। तो इनकी आप वेबसाइट देखोगे तो हमेशा .org में जो है वो रजिस्टर हुई होती है। अगर आपको यहाँ दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कीपर जो है वो .org है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ईडी देखें, तो ये भी .org है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम सैलानी को देखें, सैलानी, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो सैलानी में तो .com आ रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनका पूरा टोटली जो पर्पस है वो सिर्फ वेलफेयर नहीं है। ठीक है, इनका जो पर्पस बेसिकली ये बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो वेलफेयर का भी काम जो है वो करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है उसको डॉट, क्योंकि कंप्लीटली जो है वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ वो वेलफेयर का काम जो है वो करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इसको .com में रजिस्टर करवाया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये जब हमने यहाँ पे सीखा समझा, एक और होता है टीवी। अब आप टीवी जो है बेसिकली चैनल्स वाले जो हैं वो यूज करते हैं। जियो टीवी हो गया या Y.TV हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो .TV के नाम से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास EDU होता है। ये जो है स्कूल वाले, एजुकेशन वाले जो हैं वो EDU को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ और नए डोमेन्स भी हैं। ठीक है, अगर हम न्यू डोमेन्स की बात करें, तो आजकल क्योंकि इतने नाम हो चुके हैं, हर चीज इतनी फुल अप हो चुकी है, स्लॉट्स हमें अब नाम नहीं मिलते हैं हमें। ठीक है, तो अब न्यू डोमेन्स भी अब अलॉट हो चुके हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। अगर हम यहाँ पे न्यू डोमेन लिस्ट देखें, तो बहुत सारी है, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है इसके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इतनी सारे हमारे पास और न्यू डोमेन्स आ चुके हैं, जहाँ पे टाइप टॉप लेवल डोमेन्स के एकेडमी भी आ गया है आपके पास। अकाउंटेंट के लिए, बैंक फील्ड के लिए आपके पास अकाउंटेंट आ चुका है। एक्टर के लिए .actor आ चुका है। एजेंसीज के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो एजेंसी यूज कर सकते हैं। APT यूज कर सकते हैं। आर्ट आर्टिस्ट जो है, आर्ट से रिलेटेड अगर वर्क है, ART जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑडियो है, जो बेबी है, बेस्ट है, ब्लॉग है। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास, ये कंप्लीटली लिस्ट आपके पास आ गई है, जो कि आप इसके अंदर भी अपना डोमेन जो है टाइप जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है।
इसी तरीके से तो हमें समझ में आ गया कि सिर्फ डोमेन नहीं होता, बेसिकली आपका वो कंप्लीटली यूआरएल होता है। हम इसे डोमेन नहीं कहते, इसे हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर जो पार्ट होता है, वो जो बीच वाला जो पार्ट होता है, उसे वो हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। जो गूगल है वो क्या है हमारा, डोमेन, डोमेन कहलाता है। ठीक है। और ये यूनिक आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सब डोमेन वाला चक्कर क्या है, सब डोमेन बेसिकली क्या चीज होती है, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ आऊं, ठीक है, एक मैंने वेबसाइट खोली जो कि है https://www.subspots.com। ठीक है। अच्छा, इनकी एक और वेबसाइट है, वो है blog.hubspot.com। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो एक कम्प्लीटली एक अलग जो है वो आपकी वेबसाइट जो है अलग, इसमें अंदर बिल्कुल कम्प्लीटली अलग जो है वो कंटेंट आपको नजर आ रहा है। और अगर आप यहाँ देखें तो मैंने जब hub.spot.com खोल रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है वो कम्प्लीटली दूसरी वेबसाइट जो है वो नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जब रजिस्टर करवाते हैं तो वो डोमेन रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। और उसके अंदर हम जो है वो मल्टीपल सब डोमेन्स बना सकते हैं। ठीक है। और अब मुख्तलिफ कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सब डोमेन बनता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसकी हमें कोई पैसे चार्जेस जो हैं वो नहीं देने पड़ते। और ये हम बआसानी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में? ये मिसाल ऐसी है, इसको मैं और इजीली सिंप्लीफाई करूं तो भाई आप यहाँ पे देखें, मैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आया, तीन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एक फोल्डर बना दिया गूगल के नाम से। ठीक है। अब ये जो डोमेन है, अब इसका जो यूआरएल है बेसिकली क्या बन रहा है, सी गूगल जो है वो बन रहा है। ठीक है। तो ये आपका जो है वो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये रजिस्टर करवाया तो आपका ये फोल्डर जो है ये बन गया। फिर उसके अंदर आपने एक और मजीद फोल्डर जो है वो बना लिया, जिसे आपने कोई भी नाम दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया, सब डोमेन हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर फोल्डर के अंदर जो चीजें होंगी वो अलग नजर आएंगी, और इस फोल्डर के अंदर जब जाओगे तो वो चीजें जो है वो अलग नजर आएंगी। ठीक है? इसी तरह हाँ, एक और फोल्डर, हाँ, दूसरी वेबसाइट जो है वो रख देते हैं। ठीक है। तो ये सब डोमेन जो है वो इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? अच्छा, ये तो हमने इसको पढ़ लिया। अब आती है होस्टिंग की बारी। ठीक है। आपने डोमेन रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, आपने सारा काम कर लिया, अब आती है होस्टिंग की बारी। अब होस्टिंग क्या, बेसिकली क्या काम है, होस्टिंग का जो काम है वो ये है कि आप जो है वो सबसे पहले अगर हम होस्टिंग की बात करते हैं तो होस्टिंग जो है जहाँ पे आप वेबसाइट को होस्ट करते हो, जहाँ पे आप रखते हो, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब ये पेड होता है, ठीक है, डोमेन भी जैसे कि पेड सर्विस होती है, ये भी आप जो है वो आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, इसके पैसे आपको अलग देने होते हैं डोमेन के, और होस्टिंग के भी पैसे आपको अलग देने होते हैं। ठीक है, ये पेड होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर पैकेजेस होते हैं, कंप्लीटली पैकेजेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस है, हर कंपनी के अलग अलग जो है वो पैकेजेस होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं, एक वेबसाइट खोलते हैं, होस्ट स्ट्रिंगर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने तीन पैकेजेस दिए हुए हैं, एक प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इन्होंने $3 दिए हुए हैं, 3.780 है, ठीक है, और राउंड फिगर, और इसको 80 कर देते हैं। ठीक है, पर मंथ, पर मंथ के हिसाब से आपको ये पैसे पे करने हैं।
तीन तीन महीने जो है वो एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, 3 मंथ जो है वो फ्री दे रहे हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें चीजें दे रहे हैं, कुछ चीजें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या भाई? भाई AI वेब बिल्डर हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे भी हमें AI बिल्डर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे AI इमेज जनरेटर भी दिया जा रहा है, AI राइटर भी दिया जा रहा है, AI ब्लॉग जनरेटर भी दिया जा रहा है, AI SEO टूल भी हमें यहाँ पे दिया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। ठीक है, सेम पैकेज है। यहाँ आ जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है भाई? 25 वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी जो स्टोरेज है वो 25 GB की जो है वो स्टोरेज है। आप इतना डाटा जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आप 50 वेबसाइट रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको डबल जो है वो स्टोरेज आपको मिल रही है। ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है वो फ्री डोमेन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि 1 साल के लिए आपको जो डोमेन के पैसे हैं वो आपको नहीं देने। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है डेली ऑन डिमांड बैकअप प्रीमियम, ये सारी चीजें जो है वो दे, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपको जो है वो जो यहाँ पे ज्यादा चीजें मिल रही हैं, फिर उससे ज्यादा अगर पैसे देते तो और मजीद चीजें बढ़ जाती हैं। इस तरीके से बेसिकली होता है। ये सारी चीजें आपको होस्टिंगर से आप इस तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर मैं वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करूं तो वर्डप्रेस हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए भी कुछ पैकेजेस हैं, उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्विसेज हैं। ठीक है, आप जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन है, इनकी भी सेम प्राइस है, सारी चीजें वही दे रहे हैं। बस यहाँ पे AI नहीं है। ठीक है, इस पैकेज के अंदर उन्होंने AI नहीं दिया हुआ, और बाकी सारी वही सारी चीजें जो है वो दे रहे हैं, जो कि वो और होस्टिंग में भी मिल रहा है। अच्छा, जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो क्या होती है इसमें अंदर, कि इन्होंने क्या कहा है कि $3 के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब आप अगर आप पैकेज को खरीदने जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये $3 वाला चूज द प्लान के अंदर गया, इन्होंने कहा कि अगर आप 48 मंथ के लिए खरीदते हो तो आपको इतने डॉलर का जो है वो आपको सेविंग हो रही है आपकी। ठीक है। और आपको जो पर मंथ देना है वो $3 देना है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 1 साल के लिए परचेज करते हो तो आपकी सेविंग सिर्फ $96 होगी। $96 आप जो है बता सकते हैं, और पर मंथ जो है फिर आपको $4 देना पड़ेगा। ये हर जगह पर होता है। अगर आप ज्यादा अरसे के लिए होस्टिंग लोगे तो ज्यादा आपको जो है वो बचत मिलेगी आपको। ठीक है, आप सेविंग बेनिफिट ज्यादा होंगे। ठीक है, और उसका एक और बेनिफिट है, वो क्या है कि जब आप रिन्यू करवाने जाओगे तो वो $3 की जगह पे जो है वो $11 हो जाएगा पर मंथ। यानी कि अगर 4 साल के लिए मैं परचेज करता हूँ होस्टिंग, तो 5वें साल में जो है वो $11 पर मंथ के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रमोशन ऑफर होती है। क्लियर? बात समझ में आए? तो इस तरीके से आप चीजें जो है वो खरीद सकते हैं। इस तरीके से सारी चीजें आप जो भी आप खरीदना चाहें इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, और आप आसानी के साथ डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो बआसानी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या चीजें हमने हमने स्टार्ट करा था? ठीक है, डोमेन से हमने स्टार्ट करा, हमने यहाँ पे वेबसाइट एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने सारी चीजें जो है वो सीखी। अ, अब हाँ, नहीं नहीं, वो सिर्फ ये जो मैंने अभी आपको पहला जो बताया था, वो जो फिग्मा और XD है, ठीक है, जहाँ पे डिजाइन बनाया जाता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग वाली फील्ड है। हम जो फेस पढ़ेंगे वो यहाँ से पढ़ेंगे, हमारा फेस यहाँ से है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं। अच्छा भाई, इसमें सॉफ्टवेयर HTML के लिए देखें, बेसिकलि अगर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि होस्टिंग क्या है। अब बात करते हैं HTML की। ठीक है, HTML के लिए लैंग्वेज के लिए आप बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या कौन सा एडिटर यूज कर सकते हैं? Basically इसके लिए एडिटर्स आते हैं। अब अगर हम ये लैंग्वेज के ऊपर काम करना है तो हम नोट पैड
नोट पैड पे काम कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन होता है विंडोज का। ठीक है, विंडोज का जो बिल्ट इन नोट पैड होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम HTML लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर काम करते नहीं है, इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो है इसके अंदर जो है वो एरर आइडेंटिफाई नहीं होता। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लिख तो सकते हैं, HTML काम भी करेगा, लेकिन आइडेंटिफाई जो है वो एरर्स आइडेंटिफाई नहीं करता, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, इस वजह से हमारे पास कुछ और हैं, जैसे कि एडोब का ड्रीम वीवर, आप ये यूज कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है, नोट पैड प्लस प्लस के नाम से आता है। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। सब लाइन आता है। ठीक है, सब लाइन, सब लाइन है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सब लाइन। अच्छा, इसके बाद आपके पास और भी एडिटर्स आते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे काम करेंगे, वो काम करेंगे VS कोड के अंदर। ठीक है, वर्चुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है, वर्चुअल स्टूडियो। ठीक है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है VS कोड, और यहाँ से आप जो है वो तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड में जैसे ही आओगे, तो यहाँ पे विंडोज का जो है वो आइकॉन है, और आप यहाँ पे विंडोज के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और आप इस तरीके से फिर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 106 MB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करो और उसको इजीली जो है वो इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप करोगे क्या? अब मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे, अच्छा है ही नहीं, मजे की बात। चले यहीं पर आते हैं, क्लिक करते हैं, आई एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। चाहे तो डेस्कटॉप पे आइकन बनाना चाहें बना लें, और इसको नेक्स्ट कर दें, सॉल्व कर दें। बस ये इतना छोटा सा सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च नहीं करते हैं, अगर भी हम इसको फिनिश कर देते हैं, हमें कहाँ पे मिलेगा ये? आप जब विंडोज़ के ऊपर पैनल के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो आप यहीं पे सर्च कर लेना VS कोड, टॉप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अच्छा, ये आपके पास फर्स्ट वॉक थ्रू आ जाएगा। ठीक है, वॉक थ्रू अभी हमें नहीं इसको इस्तेमाल करना है हमें अभी फिलहाल, तो हम इसको जो है वो बंद कर देंगे। हम यहाँ पे आते हैं और न्यू टेक्स्ट फाइल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आप, तो पहला स्टेप आपका क्या है? न्यू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको लैंग्वेज बतानी है। ठीक है, आप लैंग्वेज जो है वो यहाँ सेलेक्ट है, लैंग्वेज यहाँ पे भी बता सकते हो, और अगर आपके पास नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से प्लेन टेक्स्ट में भी ये ऑप्शन खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी यही ऑप्शन खुला, और यहाँ से भी वही ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, क्लिक पे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ HTML,
और इंटर कर दूंगा। तो अब HTML जो है वो मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। कंट्रोल एस कर देंगे तो मेरे पास कंट्रोल एस आ जाएगा। और यहाँ पे आप मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ राइट क्लिक करके, 11 1 2 3 के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। और इसके अंदर आज की डेट वाइज मैं काम करूंगा। ठीक है, आप भी इस तरीके से काम करो, डेट वाइज काम करो कि आपको पता हो कि कौन सी तारीख को कौन सा काम आप लोगों ने करा है। तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं 24/7/25। और यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा और पेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको लिखनी है वो लिखनी है। आपको शिफ्ट जो है वो लेस देन आपको दबाना है। जैसे ही आप दबाओगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के अंदर दे देगा एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये बेसिकली जो ये लिखने, ये कोई टैग नहीं है बेसिकली। ये जो है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि बेसिकली हम जो HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं वो हम HTML5 यूज करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ। सॉरी, नहीं। ठीक है, डॉग टाइप जो है वो डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें तो HTML का साइज का जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉग टाइप है। ठीक है, अच्छा, इसको आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो, कुछ चीज़ अपर केस में भी लिख सकते हो, कुछ लोअर में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे देखो, इसका जो पुराना वर्जन था HTML का, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके से लिखना पड़ता था। एक्सक्लेमेशन मार्क डॉग टाइप HTML पब्लिक W3C DDD HTML 4.0 ट्रांजिशनल, इस तरीके से पूरा आपको लिखना पड़ता था। ठीक है, इसके पुराने वर्जन में भी इसी तरीके से लिखना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है डॉग टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आप इसको किसी भी कंडीशन में आप लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो टैग आएगा इसे हम टैग कहेंगे। आगे जो जितने हम चीजें लिखने जा रहे हैं इसे हम टैग कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जो है जैसे ही, अगर आप देखें तो मैंने जब ग्रेटर देन लगाया, ठीक है, तो मेरा जो टैग है वो क्लोज हो गया। ये ओपन टैग कहलाता है आपका, और ये आपका क्लोजिंग टैग कहलाता है। जहां पे स्लैश लग जाता है वो आपका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इंटर कर दें, अब जितना काम आप करेंगे, अब इसका मतलब क्या है कि अब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है HTML कोड को लिखने के लिए। इस टैग का जो मकसद है वो ये है कि अब हम जो है वो काम करने के लिए तैयार है। अब हम जो भी HTML का जो कोड है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले जो टैग आएगा वो यहाँ पे आपका आता है हेड। ठीक है, अब हेड में कुछ इंफॉर्मेशन आती हैं। हेड बेसिकली टैग जो है HTML में वो मदद देता है आपके ब्राउजर को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ठीक है, हेड का काम जो है बेसिकली ब्राउजर को जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे टैग हैं जिसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला हम देखते हैं मैटा। मैटा बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैटा चार्ट सेट। ठीक है, मैटा चार्ट सेट का मतलब यहाँ पे जो है वो ये है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं UTF-8। अब इसका मकसद क्या है,
इसका मकसद ये है कि बेसिकली हम जो इनकोडिंग, बेसिकली आपका जो कोड होता है वो इनकोड होता है। मतलब कि आप की जो मशीन होती है वो इन चीजों को नहीं समझती। जो आप एचटीएमएल के जो टैग्स लिख रहे हो, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा मशीन लैंग्वेज के बारे में। तो क्या होता है, 0100 जो बाइनरी कोड्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर वो ट्रांसलेट करता है। तो ये लिखना जो है, मेंशन करना यूज जरूरी होता है कि UFT 8 का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे गए, मैंने यहाँ पे, तो अगर मशीन को आप कमांड दे रहे हो ए, तो मशीन इसको इनकोड करेगी, इनकोड करेगी 01000000 में, ठीक है। और अगर आप अगर UTF-16 रखते हो, तो वो 000000 करके फिर 010000 करके 01 समझेगा, उसको एक समझेगा, ठीक है। ये बेसिकली ट्रांसलेट कर रहा होता है मशीन, ठीक है। मशीन जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर, बिट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है, तो ये हमें सेट करना जरूरी होता है। इसके बाद जो टैग आता है वो आता है आपके पास टाइटल का, ठीक है। टाइटल का टैग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट पेज, ठीक है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे माय फर्स्ट पेज लिखा, तो यहाँ पे देखें आपके पास 1 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक स्पॉट बना हुआ आ रहा है व्हाइट कलर का। इसका मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कुछ तब्दीली लेकर आए हैं, ठीक है। तो उसको सेव करना जरूरी है। आप इसको सेव जो है वो कंट्रोल एस से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसके अंदर एक एंटर भी दबाऊंगा, तो एक तब्दीली हो गई है, ठीक है। और जब आप, अगर आप चाहते हो कि यार बार बार मुझे कंट्रोल एस ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप जाओगे, ऑटो सेव कर दोगे। अब अगर मैं जितनी भी चीजें करूंगा, अब वो ऑटोमेटिकली सेव होता चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है। अब टाइटल क्या देगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देता है। तो अब ये क्या काम करेगा, ये काम इस तरीके से करेगा। अब हमने ये जो फोल्डर बनाया था, ठीक है, यहाँ पर आए और इंडेक्स को डबल क्लिक करके हमने किसी भी ब्राउजर पे, चाहे एज के ऊपर खोल लें या आप विंडो गूगल क्रोम के ऊपर खोल लें, और आपने जो है वो टैग आपने ओपन करना है। अच्छा, अब अभी गलती से ये मुझसे मिस्टेक हुई है, टाइटल डबल टी लग गया था। अब मैं यहाँ दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से वो हट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो माय फर्स्ट पेज लिखा हुआ आ रहा है। बेसिकली ये वेबसाइट का टाइटल होता है। अगर आप गूगल खोलते हो तो गूगल आ जाएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ आप लिखते हो तो वो आपके टैब के ऊपर जो है वो आ जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गूगल खोलूंगा, तो यहाँ पे गूगल लिखा हुआ, तो ये आता है आपकी टाइटल की मदद से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह इसको जो है वो मजीद जो है वो आगे हम जो है वो उसको समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप जो है वो बैठो,